ये कहानी एक धौलपुर नाम के जंगल की है, जहाँ पर राजा मिट्ठू तोते का राज था। राजा की पत्नी माधवी तोते के अंडे से बच्चे के बाहर आने का समय हो चुका था, इसलिए महाराज बेचैनी से रानी के कक्ष के बाहर टहल रहे थे। बधाई हो महाराज, महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जल्दी बताओ, मेरी बेटी मुझ पर गई है या महारानी पर? अवश्य ही मेरी बेटी चंद्रमा की तरह सुंदर होगी। महाराज, वो आप स्वयं ही देख लीजिए। मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कर सकती। सेविका की बात सुनकर महाराज थोड़े संशय में आ जाते हैं और अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच जाते हैं। माधवी, आज हम बहुत खुश हैं। आपने हमें चांद जैसी बेटी देकर दिल खुश कर दिया है। देखना, अपनी राजकुमारी के लिए मैं सबसे सुंदर और योग्य राजकुमार को ढूंढ कर लाऊंगा। महाराज, एक बार पालने में अपनी बेटी को तो देख लीजिए। मैं तो स्वयं बहुत लज्जित महसूस कर रही हूँ। न जाने ईश्वर ने हमें किस गलती की सजा दी है। अपनी पत्नी के आंसू देखकर महाराज पालने में सोती अपनी बेटी को देखने के लिए चले जाते हैं। ये कैसा मजाक है माधवी? हमारे शाही परिवार में आज तक इतना काला और बदसूरत पक्षी कोई नहीं हुआ है। मैं किस मुंह से इसे अपने राज्य की राजकुमारी घोषित कर पाऊंगा? इसके कुछ दिन बाद रानी माधवी दो सुंदर तोतों को जन्म देती है, जिन्हें महाराज बहुत ही लाड प्यार करते हैं। धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होने लगते हैं, किंतु बड़ी बेटी काजल को उसके रंग के कारण कभी भी प्रेम नहीं मिलता है। मेरे दोनों भाइयों को पिताजी इतना प्रेम करते हैं, किंतु मेरी तो परछाई से भी वे दूर रहना पसंद करते हैं। क्या मेरा काला रंग एक अभिशाप है? क्या खूबसूरत होना ही शाही परिवार की निशानी है? बेचारी काजल तोती को कभी भी माता पिता से विशेष प्रेम और सम्मान नहीं मिलता है। शाही परिवार के अन्य पक्षी बच्चे भी उसके साथ खेलने से इनकार कर देते हैं। वो बेचारी उपेक्षित सा जीवन जीने लगती है। एक दिन महाराज मिट्ठू सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल की सैर पर निकलते हैं। सैनिकों, आप लोग महल की ओर लौट जाइए। मैं कुछ देर अकेले में जंगल की सैर करना चाहता हूँ। इसके बाद महाराज अकेले ही वन की सैर करने लगते हैं और घूमते घूमते बहुत दूर निकल आते हैं। अरे, ये मैं किस ओर निकल आया हूँ? वापसी का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लगता है मैं मार्ग से भटक गया हूँ। देखते ही देखते अंधेरा घिर आता है। हे भगवान, ये मैं जंगल के किस सुनसान इलाके में आ गया हूँ? यहाँ से तो वापसी का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। रात भी हो गई है और अब मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। तभी महाराज को सामने के एक पौधे पर फल लगे हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, इस घने जंगल में ये फलों से लगा हुआ पौधा। चलो, आज तो मेरे भोजन का इंतजाम हो गया। इतना सोचकर महाराज मिट्ठू सिंह उस पौधे से फल तोड़कर खाने लगते हैं। फल खाने के कुछ देर बाद ही महाराज मूर्छित हो जाते हैं। इधर जब रात होने तक भी महाराज महल में नहीं लौटते, तो सैनिक उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं। बहुत देर तलाश करने के बाद सैनिकों को महाराज मूर्छित अवस्था में एक पेड़ के पास पड़े हुए दिखाई देते हैं। सैनिक महाराज मिट्ठू सिंह को उठाकर महल में ले आते हैं। हे भगवान, ये महाराज को क्या हो गया है? आप लोग जंगल के बड़े वैद्य को बुलाइए
और महाराज का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार कराइए। महारानी की बात सुनकर सैनिक वैद्य जी को बुला लाते हैं। क्षमा चाहती हूँ महारानी, किंतु महाराज की नब्ज तो धीमी होती जा रही है। अवश्य ही इन्होंने कोई जंगली फल खाया है, जिसके कारण इनकी ऐसी हालत हुई है। मैं तो एक सामान्य वैद्य हूँ। इनका इलाज तो दूर पहाड़ों पर जंगल में रहने वाले राज वैद्य ही कर सकते हैं, किंतु हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम महाराज को लेकर उनके पास जा सके। महाराज की नब्ज बहुत धीमी होती जा रही है। वैद्य जी की बात सुन के महारानी फूट फूट कर रोने लगती है। कोई तो होगा जिसके पास इस समस्या का उपाय होगा। पूरे जंगल में घोषणा करवा दो कि जो भी महाराज की जान बचाएगा उसे हम राज दरबार में स्थान देंगे। पूरे जंगल में घोषणा करवा दी जाती है, किंतु कोई भी पक्षी महाराज का इलाज बताने के लिए आगे नहीं आ पाता है। तभी महाराज की बेटी काजल तोती महल में आती है। हे भगवान, ये पिताजी को क्या हो गया? राजकुमारी जी, महाराज ने जंगल में कोई जहरीला फल खा लिया है और इनको बचाने के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है। काजल महाराज की नब्ज पकड़कर देखती है। अरे आप लोग परेशान ना हो, इस रोग का इलाज तो मैं जानती हूँ। लेकिन काजल, जिस बीमारी का इलाज वैद्य जी के पास नहीं है, तुम उस बीमारी का इलाज कैसे जानती हो? माँ, मैंने अपना बचपन अकेले ही बिताया है। बचपन से ही मेरे भाई बहन, यहाँ तक कि जंगल के अन्य पक्षी भी मेरे साथ खेलने से कतराते थे। मेरे रूप रंग के कारण कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने अपने समय का सदुपयोग किया और मैं पहाड़ी के जंगल में जाकर वैद्य जी से शिक्षा लेने लगी। धीरे धीरे मैं वैद्य शास्त्र में निपुण हो गई। माँ, आज मैं जटिल से जटिल रोग का इलाज करना जानती हूँ। अब आप लोग ज्यादा समय व्यर्थ ना करें और जल्द से जल्द जो सामान मैं कह रही हूँ वो लेकर आए, ताकि मैं पिताजी की जान बचा सकूं। काजल की बात सुनकर महारानी बहुत खुश होती है और सैनिकों को काजल के बताए अनुसार सामग्री लाने का आदेश देती है। काजल पूरे मनोयोग से महाराज का इलाज करती है। काजल की बनाई जड़ी बूटी खाकर कुछ ही देर में महाराज को होश आ जाता है। अरे, मैं राजमहल में कैसे पहुंच गया? मैं तो जंगल में भटक गया था। महाराज, आपने किसी विषैले फल को खा लिया था और आप मूर्छित अवस्था में जंगल में पड़े हुए थे। आज अगर हमारी बेटी काजल न होती तो शायद हमने आपको खो दिया होता। काजल ने ही आज अपने गुणों और हुनर से आपकी जान बचाई है। ये तुम क्या कह रही हो माधवी? क्या सच में मेरी बेटी काजल ने मेरी जान बचाई है? महाराज, आपकी बेटी काजल बेहद गुणी है। जिन जटिल और असाध्य रोगों का इलाज आज तक मैं नहीं खोज सकी, उन रोगों का इलाज भी आपकी बेटी ने सीख लिया है। सचमुच आज अगर काजल बिटिया नहीं होती तो हम आपकी जान नहीं बचा पाते। वैद्य जी और महारानी की बात सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काजल बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे रंग को ही देखा, कभी भी तुम्हारे भीतर के गुणों को पहचानने की कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हें अपने दूसरे बच्चों से कम समझा और अपने से दूर रखा। आज मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों